नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके सबसे विश्वसनीय क्लासेस प्रिस्टीन क्लासेस में। हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर 2025 का फिजिक्स का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन से लगाने से हमको ये पता चल पाएगा कि फिजिक्स में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल को प्रिस्टाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको सारा नोटिफिकेशन और सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पे जाकर के प्रिस्टाइन क्लासेस के मोबाइल ऐप पे जाकर वहाँ इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहाँ प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकें और पीवाईक्यू के जितने भी पीडीएफ हैं उसको प्राप्त कर सकें, आप डीपीपी प्राप्त कर सकें उस पे जाकर के। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर आगे क्या है। आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा प्रिस्टाइन क्लासेस है वो ITEP के लिए 3 कोर्सेज को लाया हुआ है, जिसमें से ITEP BA BEd है, ITEP BCom BEd है एंड ITEP BSc BEd है, जिसमें आपको दिया जाएगा क्या, लाइव क्लासेस रहेगा, ऑल्सो अवेलेबल रिकॉर्डेड क्लास जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक। फिर उसके बाद आपको क्लास नोट्स मिलेगा। ठीक है, डाउट सेशन होगा, टेस्ट सीरीज होगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपके एग्जाम का पूरी तैयारी की जाएगी। ठीक है, इसकी फीस ओनली 3500 रुपीज़ है। अगर फर्स्ट 50 बच्चों के लिए ऑफर है जिसकी फीस ओनली 2450 रुपये है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं। तो इसका पैटर्न कैसा होता है, इसमें जितने भी पैटर्न आते हैं टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 28 क्वेश्चन होते हैं, बट आपको 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना होता है, सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होते हैं भाई, एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। इसका मतलब आपके 100 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 100 मार्क्स के हो गए, यानी का एक नंबर पे आपको, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर एक गलत किए तो आपका 1 नंबर रिड्यूस कर लिया जाएगा। बोलो आया इतना समझ में? तो हम लोग शुरू कर देते हैं प्रीवियस ईयर शिफ्ट 1 का 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे मैं बता दूं, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो मैं सोल्यूशन दिया हूं उसको देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट पासेस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस देन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज आल्सो प्लेन। ये बोल रहा है कि कोई भी प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये क्या जा रहा है, कहां पे जा रहा है भाई, आपके कॉन्वेक्स लेंस पे जा रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पे जा रहा है। अब बोला है कि जो ये बाहर रिफ्रैक्टेड रे निकलेगा, वो भी क्या होगा, प्लेन होगा। तब देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये जितने भी रेज आ रहे हैं उसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। जब कन्वर्ज कर देगा तो इसके क्या, मेन एक्सिस पर आते हुए मिलेगा, यानी कि इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बने, ना कि प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, पहले समझ में आया कि पहला कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द डिफ्रैक्शन फ्रॉम द ईच स्लिट अफेक्ट द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात किया गया है। ये बोला है कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहां पर जो भी पैटर्न बन रहा है, जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें क्या है, डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट। जो डिफ्रैक्शन हो रहा है दोनों स्लिट से, ये भी स्लिट इस पे इफेक्ट डालेगा और ये भी स्लिट इस पे इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन अगले स्लाइड पे है। यहां पर दिया हुआ है, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। यहां पर इसी में मैं बता दे रहा हूं, स्लिट विड्थ क्या होता है भाई, ये डी होता है, स्मॉल डी स्लिट विड्थ को लिखते हैं।
ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। तो यहां पर देखेंगे कि एंगुलर विड्थ क्या होता है, एंगुलर विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, यानी कि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो बीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर क्या दिया हुआ है, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, ठीक है, जो कि ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड, बिल्कुल ठीक बात है, व्हाइल साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ओनली लॉन्गिट्यूडनल ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। तो ये क्या होता है, लाइट वेव क्या होता है भाई, ट्रांसवर्स वेव होता है, जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, ये पोलराइज हो जाएगा बट ये पोलराइज्ड नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, यहां से बी आपका करेक्ट है और यहां से डी, बी एंड डी आपका करेक्ट है। यहां पर दिया हुआ है ए एंड बी, यहां पर बी एंड सी, यहां पर बी एंड डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ए एंड सी, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बोलो आया समझ में, बोलो आया इतना समझ में। चलो आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सेटअप ट्रांसफार्मर या सेट डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया है, यानी ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया गया है। तो ट्रांसफार्मर के देख लेते हैं, इन द सेटअप ट्रांसफार्मर इफ इनपुट वोल्टेज एंड करंट इज इतना और इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टर्न्स इन सेकेंडरी टू प्राइमरी कॉइल इज 4:1, then the output voltage and output current is, output voltage and output current is। तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या क्या दिया है मैं उसको लिख लेता हूं। इनपुट वोल्टेज दिया है तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं, वीपी लिख दे रहा हूं प्राइमरी, तो यहां पर क्या मिल गया 220 वोल्ट, ठीक है। इनपुट करंट क्या है, आईपी, तो यहां हमारे पास क्या मिल जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर मिल जाएगा। और यहां पर देखते हैं क्या, सेकेंडरी कॉइल टू प्राइमरी कॉइल, यानी इसका मतलब एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4:1, 4 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, तो ये मिलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे कि जो Vp डिवाइडेड बाई Vs होता है वो क्या होता है भाई, वो इसका उल्टा होता है, Ns डिवाइडेड बाई Np, Ns डिवाइडेड बाई Np होता है। तो यहाँ Vp क्या है 220, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है Vs, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर Vs मिल जाएगा। जब Vs आपको मिल जाएगा तो N, यहाँ पर उल्टा हो गया क्या, ठीक है, यहाँ पर ये होता है, इसको कर देते हैं ऐसे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है Np डिवाइडेड बाई Ns, Np डिवाइडेड बाई Ns। तो यहाँ पर Vp की वैल्यू कितना है 220 डिवाइडेड बाई Vs आपको निकालना है, इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाई Np कितना है तो 4, यहाँ तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर Vs आपको मिलेगा 220 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपको कितना हो जाएगा 880 वोल्ट, 880 वोल्ट हो जाएगा। तो 880 वोल्ट सिर्फ इसी में दिख रहा है। तो एम्पियर की बात कर लेते हैं, करंट की बात कर लेते हैं। करंट की बात करेंगे तो सेम जस्ट उल्टा इसका मिलेगा हमको। उल्टा कैसे मिलेगा, IP डिवाइडेड बाई IS इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP, ठीक है। तो IP की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाई IS निकालना है हमको, NS और NP की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, IS इक्वल टू 10/4। जब 10/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आपको मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसी में मिल रहा है, इसमें 5 एम्पियर है, इसमें 10 एम्पियर है, इसमें 7.5 एम्पियर है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए सेम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपके पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो भी दिया गया स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट
ठीक है। तो यहां पर दिया है 2 मेटल प्लेट सेम सरफेस एरिया एंड वर्क फंक्शन। सरफेस एरिया वर्क फंक्शन आर irradiated by the beam of light incident normally. It is found that the photoelectric current from the two metal are different. ये बोल रहा है कि अगर कोई मेटल सरफेस है, दो मेटल सरफेस है, एक यहां पर मेटल सरफेस है, एक यहां मेटल सरफेस, ठीक है, इसका सरफेस एरिया, इसका वर्क फंक्शन सेम है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि A1 इज इक्वल टू A2, कोई दिक्कत, यहां तक तो ठीक है। अगर मैं phi1 इज इक्वल टू phi2 भी बोलूं, फिर भी जो भी फोटो करंट निकलेगा, इसमें से फोटो करंट जो निकलेगा, इसमें से जो भी फोटो करंट निकलेगा, वो डिफरेंट होगा। क्या होगा भाई? डिफरेंट होगा। कभी कभी सेम भी हो सकता है बट डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देखो, मैं इसी को दूसरी बार भी एरिडिकेट करा सकता हूं। अगर सेम मेटल भी होगा तब भी डिफरेंट करंट आएगा, तब भी डिफरेंट करंट आएगा, ठीक है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है, वो बढ़ेगा जब इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जब इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है वो किसका टर्म होता है? वो किसका टर्म होता है भाई? वो नंबर का टर्म होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है, किसका टर्म है भाई? आपका एनर्जी का टर्म है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी का टर्म होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना तो इंटेंसिटी पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, यानी इसका आपका कैंसल हो। बोलो समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं सी पे चलते हैं। फॉर द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन कम आउट विद इन द सेम एनर्जी। ये बोला है कोई, यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, यहां पर कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है। अब यहां पर बोला है कि इंसिडेंट ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन कम आउट। यहां पर मान लीजिए पहले मैंने क्या किया, एच म्यू से इस पे इंसिडेंट कराया लाइट क्या कराया? इंसिडेंट कराया। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए, अपने से मान ले रहे हैं कितनी भी काइनेटिक एनर्जी। फिर से मैं सेम एनर्जी का लाइट इंसिडेंट कराया, तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी जरूरी नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो, कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। इसका मतलब ये भी आपका कैंसल है। काइनेटिक एनर्जी बोलो या तो एनर्जी बोलो तो अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए डी ऑप्शन देखिए, फोटो इमिशन फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सरफेस इज द पॉसिबली ओनली इफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज द फ्रीक्वेंसी एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या बोला है कि ये जो मेटल सरफेस है, ये जो मेटल सरफेस है, इस पे जो फ्रीक्वेंसी गिरा रहे हैं, मान लीजिए एच म्यू मैंने गिराया एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? म्यू है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? म्यू। अब इसकी वर्क फंक्शन क्या है? फाई, और फाई क्या होता है? एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट। इसका मतलब क्या है? जो म्यू होगा वो हमेशा म्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए, म्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा। इसका मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वो क्या होगी? इससे ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, सॉरी लाइट की नहीं, फोटोन की, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा। बोलो यहां समझ में आ गया? तो यहां पर ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ए बी तो गलत हो जाएगा, सी भी गलत है और डी आपका सही है। इसका मतलब क्या है? ए एंड डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा। बोलो इतना समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? बच्चा पार्टी समझ में आया? कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं। अ सीरीज क्या है? सीरीज आरसी सर्किट दिया हुआ है। अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड इन एसी वोल्टेज सोर्स।
AC वोल्टेज सोर्स से क्या है, कनेक्टेड है। कंसीडर टू केसेस, ए व्हेन द कैपेसिटर इज विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, एंड जो बी है वो कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द करंट आई आर थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आर द कंपेयर इन टू केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देख लेता हूं आगे। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक आरसी सर्किट है। मेरे पास क्या है, यहां पर आरसी सर्किट है। तो मैं आरसी सर्किट को किससे जोड़ रहा हूं, एसी वोल्टेज के साथ जोड़ रहा हूं। एसी वोल्टेज के साथ जोड़ रहा हूं, तो ये आपका आर है, ये आपका सी है। ठीक है, ये आपका आर है, ये आपका सी है। तो ये वोल्टेज ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले इसका क्या निकाल लूं, इसका इंपीडेंस निकाल लूं। इंपीडेंस अगर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका रिएक्टेंस पहले निकालोगे, फिर इसका रिएक्टेंस निकालोगे, तो यहां पर आर तो हो जाएगा। तो यहां पर जेड की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। यही तो होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अगर एक्स सी हम लोग निकालेंगे, एक्स सी इक्वल टू कितना होगा, 1/ओमेगा-c। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक्स सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा-c का स्क्वायर, 1/ओमेगा-c का स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दे रहा हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दे रहा हूं। तब की बात करते हैं, तब क्या होगा। मैंने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, यहां पर वोल्टेज लगा दो। यहां पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास के है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, तो पहले यहां पर C था, अब यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद ये इसका बढ़ जाता है। मान लीजिए यहां पे C0 हो गया, C0 हो गया, ये तो R रहेगा ही रहेगा। तो इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, Z इक्वल टू, पहले C की वैल्यू निकाल लेते हैं। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्वल टू C0 की वैल्यू निकालेंगे तो C मल्टीप्लाई K हो जाएगा। पहले C था, उसका K गुना बढ़ जाता है, K गुना बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ Z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास, सेम वही फॉर्मूला लगा दो, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा-c के स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा, C के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगले वाले पे चले। यहां पर मुझे पहले वाले में क्या मिला था, ए वाले में क्या मिला था, Z की वैल्यू हमको मिल गई थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा-c का स्क्वायर, ओमेगा-c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर R कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो Z क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√c, अंडर रूट C कर सकते हैं, C स्क्वायर। जब इसको हटाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा C मिल जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आएगा। अब B पे चलते हैं, जब B पे हम लोग चलेंगे तो B में Z हमको क्या मिल रहा था, Z क्या मिल रहा था हमारे पास, Z मिल रहा था हमको R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा-c के का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√c के स्क्वायर। बाकी तो कांस्टेंट है आपके पास, तो Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/c के। ठीक है, यहां पर C के मिल गया। और जो करंट होता है, तो करंट होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर IA मैं कर सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होगा। यहां पर I क्या होगा, यहां IB बोल दो, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R करने पर। ठीक है, I इंटू R करते हैं, जब वोल्टेज कांस्टेंट कर दोगे तो I इंटू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z हो जाएगा। यहां पर देखो ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। यहां पर ये चीजें बढ़ रही हैं तो ये घट रही हैं, जब ये चीजें बढ़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये घटेंगी तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसका मतलब हमको क्या मिला, इसका मतलब हमको ये मिला IB बढ़ जा रहा है। यानी कि जब भी हम कैपेसिटर में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं ना, कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है।
कैपेसिटेंस जब बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से जो इंपीडेंस है वो घट जा रहा है, जो इंपीडेंस घट जा रहा है, जेड की वैल्यू घट जा रही है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ऑटोमेटिक करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसका मतलब कंक्लूजन पे हम लोग कहां पहुंचे, कंक्लूजन पे कहां पहुंचे हम लोग, यहां पर ध्यान से देखो, कंक्लूजन पे हम लोग ये पहुंचे कि जो IB है वो बड़ा है किससे, IA से। IB किससे बड़ा है आपके पास, IA से बड़ा हुआ। बोलो समझ में आ गया, इससे ज्यादा वो है वो बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आ गया। चलो फिर उसके बाद बोला है यहां पर, तो देख लिए, अब बोला है कैपेसिटर और रजिस्टर के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, यहां पर क्या लगाया हुआ है, जो कैपेसिटर है यहां पर और रजिस्टर है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर VR लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, VC लगा हुआ है, ठीक है, VC लगा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये केस A था, केस B वाला चलते हैं, देखते हैं क्या है। केस B वाला चलेंगे तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं इसके बीच में, तो यहां पर जो भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आएगा उसका कांस्टेंट ये मिल जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अभी यहां पर जो Z मिला था, मान लो जो Z मिला, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, जो Z है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपके पास। यहां जो Z मिला, Z इक्वल टू यहां पे लिख दो R² प्लस 1/ω C का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जो Z मिलेगा, अंडर रूट R² प्लस 1/ω² यानी इसका यहां Z घट गया। और V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z होता है। यानी कि यहां पर Z कम हो जाएगा, यहां पर VC कम हो जाएगा, यहां पे VC ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो VB है वो किससे छोटा है, VA से छोटा है। VB जो है वो VA से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां IB बढ़ जाएगा बट ये घट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर IA बड़ा है IB से, ये तो गलत हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां क्या है, यहां IB बड़ा है, ये तो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि IB बड़ा है IA छोटा है। यहां दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते। यहां पर VB को बड़ा कर दिया गया है, लेकिन यहां पर है कौन सा बड़ा, VA बड़ा है। इसका मतलब ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द स्टेटमेंट विद नॉट करेक्ट फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्या है ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन क्या है, यहां पर देख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स को जीरो कर दिया है। इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो पहले वाले के चलते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच के थीटा क्या है भाई आपके पास, 0 है। और दोनों एंटी पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू कितना है, 180। और दोनों के केस में साइन थीटा 0 होता है। साइन 0 के केस में भी 0 होता है, साइन 180 के केस में भी 0 होता है। तो आपको क्या मिलेगा, F की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। F की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। यानी कि यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल है, दोनों के केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। यानी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम if the velocity and magnetic field are perpendicular to each other, यहां पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 90, और F इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको यही मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं है इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो F इक्वल टू QVB साइन थीटा लगाओगे, QVB साइन थीटा, और V की वैल्यू, जब V की वैल्यू ही 0 है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन यहां बोला है नॉन जीरो, तो ये आपका आंसर नंबर
इनकरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द निगेटिव चार्ज अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल बात सही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अगर निगेटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर की तरफ लग रहा है तो निगेटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है आपके पास? ऑप्शन नंबर 3। तो इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बोलो आया समझ में? बोलो आया इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल होल कंसंट्रेशन, इतना दिया हुआ है। ऑन द डोपिंग द सर्टेन इम्प्योरिटी द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड इंक्रीजेस, इतना इंक्रीज कर गया है। द न्यू होल कंसंट्रेशन बिकम, कितना कंसंट्रेशन बनेगा आफ्टर डोपिंग? तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। कंसंट्रेशन कितना है भाई? 6 × 10 की पावर में 8 मीटर माइनस क्यूब। कोई दिक्कत? यहां पर होल देख लेते हैं, NH, यहां पर कैपिटल H लिख दे तो होल समझ में आएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा 6 × 10 की पावर में 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर बोला है कि न्यू कंसंट्रेशन आपको मिल गया। न्यू कंसंट्रेशन हम यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, Ne की वैल्यू लिख दे रहे हैं, क्या N की वैल्यू लिख दे रहे हैं 9 × 10 की पावर में 12 मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, ये मिल जाएगा। हमको पूछा है NH की वैल्यू क्या है, यही पूछा है। तो NH की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, NH की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपके पास होता है NH = Ne × NH डिवाइडेड बाई कैपिटल Ne। ठीक है, तो इसकी सबकी वैल्यू रख दोगे, 6 × 10 की पावर में 8 मल्टीप्लाई 6 × 10 की पावर में 8 डिवाइडेड बाई 9 × 10 की पावर में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 6 क्या आ जाएगा? 36 डिवाइडेड बाई 4 × 10 की पावर 8 है 16 में से 12 जाएगा, आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर कैंसल आउट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 9 था ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई 9 × 10 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास? 4। अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो 4 × 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। 4 × 10 की पावर 4 मीटर माइनस क्यूब। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपको मिल जाएगा 4 × 10 की पावर 4। तो आपके पास फॉर्मूला जो ये वाला है NH = Ne मल्टीप्लाई NH डिवाइडेड बाई कैपिटल Ne, तो वाला फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। बोलो आया? बोलो आया बच्चा पार्टी? आया समझ में कैसे करते हैं क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। तो यहां पर बोला है क्या? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास कितना है? 3:2 है। एंड फ्रॉम द एयर टू वाटर इज कितना है? 4:3 है। ठीक है, तो द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास लेंथ इन वाटर इन एयर, ये वाला ध्यान देना पड़ेगा। किसका देखना है? वाटर इन एयर देखना है आपको पास। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाल लेते हैं। कितना आएगा? एयर कितना आएगा भाई? यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहां पर कितना आपको मिल जाएगा? यहां पर मिल जाएगा 3:2 है। तो यहां पर 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आपके पास मिल जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहां पर और भी देख लेते हैं। यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? μg डिवाइडेड बाई μ a, सॉरी w,
यहाँ पर देख लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3:2 डिवाइडेड बाई 4:3। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। कितना आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 9 डिवाइडेड बाई 8। तो हमको देखना पड़ेगा जो 1/f होता है, f वाटर का देख लेंगे, पहले वाटर का देखोगे फिर उसके बाद मैं एयर का देखूंगा। ठीक है, वाटर का देखूंगा फिर एयर का देखूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम। मीडियम में क्या है, एयर है, तो वहाँ पर 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 1 - 1। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R1 - 1 डिवाइडेड बाई R2। तो ये मिल जाएगा लेंस मेकर फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। तो यहाँ पर एयर का भी देख लेते हैं। जब एयर का देख लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू, ये मिल जाएगा हमारे पास म्यू -1। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पर म्यू -1 करेंगे मीडियम इज इक्वल टू 1/R1 - 1/R2। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका रेशियो ले लेते हैं तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रेशियो में देखेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा F एयर डिवाइडेड बाई F वाटर, F एयर डिवाइडेड बाई F वाटर। आपको क्या मिल जाएगा भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर 9/8 -1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी 1 है, ये हट जाएगा, एयर का मान होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2। तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी 9 - 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 में से 8 1 जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 में 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओगे तो 2/8 मिल जाएगा, यानी 1/4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको 1/4। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको वाटर टू एयर चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, वाटर डिवाइडेड बाई F एयर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 1 यानी 4:1 हो जाएगा, 4:1। ये आपको मिल जाएगा 4:1 यहाँ पर मिल जाएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ग्लास का दिया हुआ है, ग्लास का पूछा है, ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन पूछा किसका है भाई, पूछा किसका है, एयर का और वाटर का। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ग्लास से क्या करेंगे, निकाल लेंगे किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे एयर का, फिर उसके बाद निकाल लेंगे वाटर का, फिर उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये मिल जाएगा, अब फिर उसके बाद कैलकुलेट करके आपको ये निकालना है। क्वेश्चन में जो पूछा है हम उसी को करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाटर इन एयर, वाटर इन एयर, इसका मतलब आपको क्या है, यहाँ 3:1 है, ये नहीं होगा, ये 2:3 है, ये नहीं होगा, ये आ जाएगा 4:1, यहाँ पर 16:1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 4:1 मिल जाएगा। बोलो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी इसको याद करना होता है, इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसका होता है, आयरन का होता है, उसके बाद किसका होता है, इसका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सी का होता है, ई का होता है, फिर उसके बाद सी, फिर ये हो जाएगा आपके पास। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का सबसे ज्यादा, उससे कम किसका होगा, उससे कम किसका होगा, बी का, फिर उसके कम किसका होगा, ई का, फिर उसके कम किसका होगा, सी का, फिर उससे कम किसका होगा, डी का। सबसे कम डी का हो जाएगा, आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया। इसको याद करना होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9 का मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से हमको क्या करना है, मैच करना है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने किया था भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया था, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरेल,
फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो पाउलिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए का सेकेंड थर्ड, ए का फोर्थ दिया है, ए का थर्ड थर्ड थर्ड, एक कैंसिल आउट हो गया। फिर बी का फोर्थ, ये भी कैंसिल आउट। फिर सी का क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड, ये भी कैंसिल आउट। तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए, जो भी सीधे सीधे अगर याद हो रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बनने में हेल्प करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, क्या दिया हुआ है भाई, एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, इसमें कुछ आपको रेडिएशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिए हुए हैं। तो मेरे पास क्या है, मैं कुछ अरेंज कर दे रहा हूं, यहां पर रेडियो वेव, फिर इसके बाद आता है माइक्रोवेव, फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आता है विजिबल, ठीक है, फिर अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, फिर उसके बाद आता है एक्स रेस, फिर उसके बाद आता है गामा रेस। ठीक है, एक्स रेस, गामा रेस एंड कॉस्मिक रेस उसके बाद आता है। जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं लैम्डा की वैल्यू घटती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू घटती है, वेवलेंथ घटती है। जब वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगी भाई, बढ़ेगी। बोलो समझ में आ गया, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रे की, सबसे ज्यादा की एनर्जी किसकी होगी, गामा रे की, यानी डी वाला सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो डी वाला इसमें है, ये इसको हटा दो। फिर उसके बाद क्या है, एक्सरे क्या है, ए है, ए इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद क्या है, यूवी रेस क्या है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें। फिर उसके बाद विजिबल तो दिया ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है माइक्रोवेव यानी सी, यहाँ पर ई दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो हम सी को लेकर चलेंगे, ई को लेकर नहीं चलेंगे। सबसे कम एनर्जी किसका होता है, रेडियो वेव का, तो यानी ई सबसे कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो पैटर्न है इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी वेवलेंथ से क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी एनर्जी से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको ये वाला याद होने चाहिए। सबसे ऊपर आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे, ये आता है आपके पास ऐसे। ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ जब घटेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी आपके पास। ठीक है, एनर्जी आपके पास बढ़ेगी। बोलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ आई इन द नेटवर्क। ये आपको नेटवर्क दिया गया है, इसमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। पहले इसको इससे बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पर एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक बीच में ऐसे रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 किलो ओम, ठीक है। इसका कितना है, 10 किलो ओम, इसका कितना है, 5 किलो ओम, ठीक है। और इसका कितना है भाई, 10 किलो ओम इसका भी है, ठीक है। बीच वाले का कितना है, 5 किलो ओम। ये मुझे कुछ देखा देखा सा लग रहा है, आपको भी देखा देखा सा लगने को मिलेगा। ध्यान से देखो कैसे, मैं इसको R1 मान ले रहा हूं, इसको मान ले रहा हूं R2, इसको R3 एंड इसको क्या मान ले रहा हूं, इसको मान ले रहा हूं R4, ठीक है। सबको मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये लगाऊंगा R1 डिवाइडेड बाई R2 अगर R3 डिवाइडेड बाई R4 के बराबर हो जाए, अगर R4 के बराबर हो जाए तो क्या बना लेता भाई, तो बना लेता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज बना लेता है। इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो बीच वाला होता है ये बीच वाला हट जाता है।
जब बीच वाला हट जाता है तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इसका रेशियो इसका लेंगे 2 आएगा, इसका भी ले लेंगे तो 2 आएगा, तो इसका भी 2 दोनों साइड बराबर है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, यानी दोनों जब बराबर होते हैं तो बीच वाले को हम लोग हटा देते हैं। जब बीच वाले को हटा देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कैसे, अब देखने को ये मिल गया कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, 10 10 20 किलो ओम। ठीक है, ये तो हट गया। जब ये हट गया तो ये सीरीज में हो गया और ये सीरीज में हो गया इधर, तो यहाँ पर ये सीरीज में मुझे मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा 5 5 10, ये 10 किलो ओम मिल जाएगा आपको पास। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 किलो ओम ऑलरेडी है आपके पास, ये ऑलरेडी है 10 किलो ओम। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों दिख रहा है कि पैरेलल में है। जब भी पैरेलल में है तो उनको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं भाई, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 1/10 प्लस 1/20, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1, ये कितना आ जाएगा भाई 20 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 R इक्विवेलेंट, ये 1/R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, R इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। R इक्विवेलेंट यहाँ पर मिल गया। अगले वाले चलते हैं, अगले वाले में चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आपको ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया था हमारे पास, एक काम करते हैं, इसको पूरा हटा ही देते हैं, यहाँ पर यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तब आगे करते हैं क्वेश्चन। चलो मैं फिर से बना देता हूँ वही, यहाँ पर ऐसे बनाओ, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 10 किलो ओम था, यहाँ पर कितना था 5 किलो ओम, यहाँ पर भी 10 किलो ओम था और यहाँ पर 5 किलो ओम, ये कितना था 10 किलो ओम, यहाँ पर 5 किलो ओम था। अब मैं क्या किया, जब मैं देख लिया कि इसका इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है, तो ये बीच वाला हट जाएगा। जब बीच वाला हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं इसको सीधा कर दे रहा हूँ। जब सीधा कर दोगे तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 रख दो, यहाँ पर भी 10 किलो ओम रख दो, यहाँ पर क्या है 5 किलो ओम, तो 5 किलो ओम रख दो, यहाँ पर 5 किलो ओम रख दो, यहाँ पर 10 किलो ओम रख दो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में जोड़ सकते हैं हम लोग। क्या, फिर सीरीज में जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या है 20 किलो ओम हो जाएगा, सीरीज में है तो दोनों सीधा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 10 किलो ओम, ये आपके पास 10 किलो ओम है ही है। ठीक है, फिर ये दोनों पैरेलल में है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जोड़ करके एक बना लूँगा, तो आपको पास यहाँ पर एक मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं पैरेलल में कितना आता है। इसको मैं क्या मान रहा हूँ R डैश, इसको R डबल डैश, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा, R 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/R डैश की वैल्यू कितनी है 20, 1/R डबल डैश की कितनी वैल्यू है 10, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20, ये कितना आ जाएगा 1 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 20। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इसको ऊपर ले जाओगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 ओम, किलो ओम, सॉरी यहाँ पर किलो ओम, तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया 20 डिवाइडेड बाई 3 किलो ओम। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है 10 किलो ओम। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों सीरीज में है, अब दोनों सीरीज में है तो सीरीज वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या मान लें हम लोग, ये इसको मान लें R 4 मान लें, 4 तो पहले से माना गया है ना,
आर एस मान ले, इसको मान ले आर पी मान ले, इसको आर पी मान ले, इसको मान ले आर एस। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसके लिए भाई, इसके लिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर पी प्लस आर एस। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई आपके पास, आर पी कितना है, आर पी कितना है आपके पास 10 है, ये 20/3 है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 350/3 आ जाएगा आपके पास किलो ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर बना लो, यहां पर कितना है 50/3, ठीक है 50/3, ठीक इतना मिल गया। और यहाँ पर 50 वोल्टेज दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 50 वोल्ट, 50 वोल्ट बैटरी यहाँ पर है, बैटरी तो चेंज हुई नहीं है, 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, ठीक है। अब लगा देते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लोग, आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, V डिवाइडेड बाई R, तो V की वैल्यू कितनी है 50, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50/3, 50 से 50 कैंसिल, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर किलो ओम था तो यहाँ 10⁻³ हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 मिली एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 3 मिली एम्पियर आ जाएगा हमारे पास टोटल करंट, कितना करंट आ जाएगा हमारे पास 3 मिली एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यही देख लेते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा था, व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने से बीच वाला हट गया, उसमें करंट जाएगा ही नहीं, जब उसमें करंट जाएगा नहीं तो बीच वाले को हटा दिए, बीच वाले हटा दिए तो फिर इसका रेशियो देख लीजिए, तो मिल गया था, फिर ये आपको सीरीज में मिल गया, ये आपको सीरीज में मिल गया, जब दोनों आपको सीरीज में मिल गए, ये दोनों सीरीज में मिल गया तो इनको जोड़ दिया 20 आ गया, ये भी सीरीज में मिल गया 10 आ गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल जोड़कर 20/3 आ गया यहाँ पे। अब क्या किया, ये दोनों सीरीज में है तो 50/3 आ गया, ठीक है। 50/3 ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर लगा दिया, V की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50/3 किलो ओम है, तो किलो ओम है तो ऊपर जाएगा -3 में हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो आपको 3 मिली एम्पियर आपको मिल जाएगा। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, तो आपको ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर फॉर द टिपिकल सेमीकंडक्टर इज, टिपिकल सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर होता है, जो रेजिस्टिविटी इसको रो से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। किसके लिए भाई, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, ठीक है। बट अगर इसकी बात करें तो 1/T होता है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए 1/T होता है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटती है आपके पास, बट इसमें कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर हाइपोबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको कौन सा ग्राफ देखने को मिल रहा है भाई, आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, बाकी ये नहीं है, नीचे की तरफ ज़्यादा हुआ मिलेगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में होता ही नहीं है। बोलो आया, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपके पास। अब आते हैं 13, अब आते हैं 13 पे। 13 क्या है भाई, द नेटवर्क ऑफ 420 माइक्रोफैरड ऑफ कैपेसिटर, 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट सप्लाई, 200 वोल्ट का सप्लाई दिया गया हुआ है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये बोला है कि पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखाओ, ठीक है, फिर उसके बाद हर कैपेसिटर पे क्या आपको बताना है, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, कितना चार्ज आएगा। तो ठीक है, तो हम लोग चल देते हैं अपने मंजिल की तरफ, यानी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसे ये एक कैपेसिटर है, इधर एक, इधर कैपेसिटर लगाया था, फिर इधर एक कैपेसिटर है आपके पास, फिर इधर एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर आपको मिल गया। तो यहाँ पर क्या है आपके पास वोल्ट, वो अंदर की तरफ लगाया, मैं इसी को बाहर की तरफ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। बाहर की तरफ ये 20 माइक्रोफैरड है, ये भी 20 माइक्रोफैरड है, ये भी 20 माइक्रोफैरड है, और
ये भी 20 माइक्रो फैरड है, कोई दिक्कत। और ये वोल्ट कितना है, 200 वोल्ट, कितना है, 200 वोल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों क्या है, सीरीज में। कभी भी सीरीज में इक्विवेलेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर का रजिस्टर का जस्ट उल्टा, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1/20 प्लस 1/20, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/20, तो कितना मिलेगा, 1/10, ठीक है। तो यहाँ C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा आपके पास, C इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 10 माइक्रोफैरड। तो इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, तो कितना आपको मिलेगा भाई, ऐसे, ये ऐसे बना लो, नीचे वाला ऐसे बना लो, ठीक है। फिर यहाँ पर बैटरी लगा दो, यहाँ पर बैटरी में लगा दिया। अब बैटरी लगाने से क्या क्या हुआ, ये कितना है, 10 माइक्रोफैरड, ये भी कितना है, 10 माइक्रोफैरड, और ये कितना है भाई आपके पास 200 वोल्ट। जब 200 वोल्ट है फिर उसके बाद आगे करते हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। जब भी पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है भाई, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, 10 प्लस 10, कितना हो जाएगा भाई, 20 माइक्रोफैरड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। तो ये आपको मिल जाएगा 20 माइक्रोफैरड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 20 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है आपके पास 200 वोल्ट, ये कितना है, 20 माइक्रोफैरड, कितना है, 20 माइक्रोफैरड। तो आपका पहले की इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना गया, 20 माइक्रोफैरड। तो ये 20 माइक्रोफैरड है, ये 40 है, ये गलत हो जाएगा, ये 20 है, ये 40 है, ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर पर हमको चार्ज देखना है। तो चार्ज कैसे निकालते हैं भाई, चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग, Q इंटू CV, कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q कैसे निकालेंगे, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10 के पावर -6 मल्टीप्लाई 2000, ठीक है। तो यहाँ पर 200, यहाँ पर कितना मिल जाएगा भाई, 2 इंटू सॉरी ये मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा ना, 4 2 2 जा 4 इंटू 10 के पावर -3 प्लस 3 इंटू 10 पावर -6। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 10 के पावर -3 आ जाएगा। तो इस पे कितना आ गया, इस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 10 के पावर में -3, ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर में -3। अब 4 इंटू 10 की पावर -3 ये पैरेलल में है, इक्वल है तो इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको 2 इंटू 10 की पावर -3। और हम ये जानते हैं कि जो सीरीज में जितना कैपेसिटेंस उससे इक्विवेलेंट में होता है वही इसके दोनों में होगा। इसका मतलब यहाँ भी Q की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -3, यहाँ भी होगा 2 इंटू 10 पावर क्या, -3। तो यहाँ भी इसका जब 10 है तो इसका क्या है, 2 है, तो इसका भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 पावर -3, यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3। सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में सेम होता है आपका चार्ज। अगर रजिस्टर होता तो करंट, अगर कैपेसिटर है तो चार्ज। अगर पैरेलल में देखते हैं तो कैपेसिटर हो चाहे रजिस्टर हो, दोनों में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर जो इसमें होगा वही इसमें होगा, वही इसमें, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज का इक्विवेलेंट ये है, ये सीरीज का इक्विवेलेंट, यानी जितना सीरीज वाले में रहेगा उतना उसके इक्विवेलेंट में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पे कितना चार्ज आया भाई, 2 इंटू 10 पावर -3। तो यानी 2 इंटू 10 पावर -3 वाला सही हो जाएगा। ये 2 इंटू 10 पावर -6 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। बोलो इतना आया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, द रेशियो ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन टू कॉइल इज 2:3। द चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड with each turn in the two coil is same, then the ratio of number of turns in two coil is। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला एक है, सिंपल सा फॉर्मूला, उसी को लगाएंगे हम लोग, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। हमको क्वेश्चन में गिवन है, हमको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, -N d∅/dt,
ठीक है, d5/dt। तो इसको E1 कर दे रहे हैं तो इसको 1 कर दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -n2 d5/dt। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, ऐसे कट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आपको पास क्या मिलेगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2 का वैल्यू कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 3। यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, जितना रेशियो उसका है उतना रेशियो इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, उसका उतना रेशियो इसका भी मिल जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। ये 2:3 मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है भाई, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के लिए और कूलम्ब्स लॉ के लिए हम लोग देखते हैं क्या सेम होता है। इट अप्लीकेबल फॉर, दोनों अप्लीकेबल फॉर लॉज रेंज, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस द स्केलर सोर्स, बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। इसके बारे में देख लेते हैं। देयर इज एन एंगल डिपेंड इन द बायो-सेवर्ट लॉ एंड नॉट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गलत। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड ऑन द फील्ड, ये भी सही है दोनों के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स, प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स ए बी एंड डी। ठीक है, सी तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी एंड डी। ठीक है, ए बी एंड डी आपको मिल जाएगा। बोलो समझ में आ गया। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन आर एक्सेलरेट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इफ द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इज, रेशियो हमको बताना है, दोनों का क्या है, सेम है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P इक्वल टू 1 बाई, यहां पर क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू H बाई क्या होता है, H बाई क्या होता है, mv होता है। ठीक है, यही मेरे पास एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, हमको एंगुलर मोमेंटम बताना है, दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, जो P है, लैम्डा इक्वल टू H बाई पी होता है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू H बाई पी। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या होता है भाई, P इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इक्वल टू क्या होता है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है भाई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपके पास, QV होता है, काइनेटिक एनर्जी QV होता है। तो यहाँ पर P स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, 2mQV, 2mQV ये मिल जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमको मिलता है। सबसे पहले मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो दोनों को रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, यहां पर P ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई P ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर मिल जाएगा 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q ऑफ अल्फा पार्टिकल, V तो दोनों के लिए सेम है। तो यहां पर 2 मास ऑफ प्रोटॉन, Q ऑफ प्रोटॉन, V तो दोनों के लिए सेम है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर में है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको देखने को ये मिल रहा है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 4 टाइम क्या है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 8 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर चल लेते हैं हमारे पास, यहाँ पर P अल्फा डिवाइडेड बाई P प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1। अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है, 2√2 डिवाइडेड बाई 1। तो आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर किसका पूछा है भाई, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का 2:2
2/2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपको क्या मिल जाएगा 2/2 डिवाइडेड बाई 1 आपको मिल जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये 3, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट मिल जाएगा 2/2 1। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे चल लेते हैं। इन द सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर क्या बोला है भाई, द वैलेंस बैंड पार्शली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्डेड। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, ये जो ऊपर वाला बैंड है वो कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये पार्शली क्या है, पार्शली एम्प्टी है, ये पार्शली फिल्ड है। तो आपका पहला सही हो जाना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, नहीं, गलत है। कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, ये गलत, ये तो सही था लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, ये गलत हो जाएगा। द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये भी गलत हो जाएगा, ये इंसुलेटर के लिए होता है। तो यानी आपका ये तीनों कैंसल आउट हो जाएगा, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। यानी कि यहां बोला है द वैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड। ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं तो क्या मिलता है, द मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड को हम लोगों को क्या मैच करना है, मैच कराना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, एक ये था। दूसरा क्या है भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, थीन स्फेयर, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली थीन स्फेरिकल सेल, यहां पर बोला है कि एक थीन स्फेरिकल सेल है जिसके पास क्या है, यहां पर स्फेरिकल सेल है, तो पूरा इसके सरफेस एरिया पे क्या होगा, चार्ज होगा। और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, तो सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाना चाहिए, मेरे पास सी का 4 हो जाना चाहिए। प्लेन शीट के लिए देखते हैं, प्लेन शीट के लिए अगर कभी भी देखते हैं ना, प्लेन शीट के लिए कितनी भी दूर देखें तो उसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, E इक्वल टू कितना आता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, चाहे इस साइड देखें चाहे इस साइड देखें, कितनी भी दूर देखें, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास डी का पहला है। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके लिए ये मिलेगा, इसके लिए ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला का सेकंड किस में है, इन दोनों में है, इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा का क्या है भाई, दूसरा का थर्ड, दूसरा का थर्ड। फिर उसके बाद सी का फोर्थ, इसमें नहीं, इसको कैंसिल, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वाला आपको डायरेक्ट फार्मूला, डेरिवेशन कराकर डायरेक्ट फार्मूला याद कराया जाता है। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला याद है आपके पास तो तुरंत आपका कॉन्सेप्ट बना है, क्वेश्चन आप कर जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे देते हैं कि द शॉर्टेज वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द बार्मर सीरीज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है और बार्मर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। लाइमन सीरीज की बात करें तो 1 बाई यहाँ पर 1 कर देते हैं, 1 बाई λ1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। लाइमन सीरीज के लिए वहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर आता है। और n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत इन्फाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और ये लाइमन सीरीज की बात आ गई। जब यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर देखेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर देखेंगे हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। जब n की वैल्यू इन्फाइनाइट हो गई तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास 1 बाई λ1 इक्वल टू क्या मिलेगा, आर जेड स्क्वायर मिल जाएगा, आर जेड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बार्मर सीरीज के लिए। ठीक है, बार्मर सीरीज की बात करते हैं, जब बार्मर सीरीज की हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बस यहीं पर एक चेंज हो जाता है, 1 बाई λ2 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर
1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और यहाँ पे n जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखेंगे तो कितना आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर देखेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर n की वैल्यू इसके लिए भी इनफाइनाइट कर देंगे हम लोग। n की वैल्यू जब इनफाइनाइट कर देंगे तो यहाँ पर 1/λ2 कितना आ जाएगा आपके पास, rz² डिवाइडेड बाई 4, rz² डिवाइडेड बाई 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड अगर मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के लिए हमारा निकल गया। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं कि क्या मिला हमको, कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन करेंगे तो दोनों का घटाएंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/λ2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा भाई, 1/λ इंटू मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ1 मल्टीप्लाई 4। λ1 की वैल्यू आपको दी हुई है 913.4, 913.4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 1 13, 4 1 जा 4, 4 1 5, 4 9 जा 36, कितना आ जाएगा 36 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। इसका मतलब आपको कितना मिलेगा 3653.6, 3653.6। एक ही आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फूंड सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे प्रोसेस में हम लोग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा रहता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा रहता है, तो उस बेसिस पे हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अ क्लोजली बाउंड द सोलेनॉइड टू, कितना दिया है भाई, 2000 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट 4 एम्पियर सस्पेंडेड थ्रू द सेंटर ऑफ अलाउिंग टू टर्न द हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इज सेटअप एट एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, देन द टर्न टॉर्क रिक्वायर्ड। इसमें पूछा है टॉर्क कितना होगा। तो चलते हैं अगले वाले पे चलते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दे रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू आपको पता है, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की कितनी दी हुई है, 7.5 इंटू 10⁻², 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला, इतना दिया गया है मेरे पास। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, और यहां पर क्या दिया गया है हमारे पास, सोलेनॉइड है जिसके 2000 टन्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, तो आपको इतना बताना है ना, 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है, यहां पर सोलेनॉइड मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, एक ऐसे सोलेनॉइड है, इसमें क्या है, करंट जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट कितना है भाई, 4 एम्पियर। इसका टन्स कितना है, नंबर ऑफ टन्स 2000 टन्स है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया गया। और इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है भाई, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्सिस, इसका एक्सिस इधर जाएगा, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो मैं क्या बताना है हमको, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। ठीक है, m क्रॉस b होता है, तो m क्रॉस b हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास मिल जाएगा mb साइन थीटा। क्या मिल जाएगा हमारे पास, mb साइन थीटा। तो mb साइन थीटा मिल जाएगा, m की वैल्यू कितनी होती है, NIA b साइन थीटा, NIA b साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, n की वैल्यू है 2000। ठीक है, i की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, b की वैल्यू कितनी है 7.5 इंटू 10⁻⁻², साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 2 4 जा 8 कर सकता हूं क्या, 8 इंटू 10⁻³
इंटू 10 के पावर में यहाँ पर 4 to 6 -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 7.5, यहाँ पर 1/2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि 1/2 करेंगे sin 30 की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आ जाएगा 6.4 इंटू 10 के पावर में ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 7.5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 6.4 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 7.5 में। 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 6 जा 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 जा 28, फिर 7 6 जा 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44, 0 8 to 10 7 आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर रखा गया, ये हो जाएगा आपके पास कितना मिल जाएगा आपके पास 48 इंटू 10 के पावर में -3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 4.8 इंटू 10 के पावर में -2, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, टाउ की यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.8 इंटू 10 के पावर -2, 10 पावर -2 न्यूटन मीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें 10 पावर -1 है, इसके 10 पावर +4 है, इसमें तो 0 है, 0 तो होगा नहीं, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस इन Young's double slit experiment covering with the glass so that the light intensity passing through the reduced to 50%। यानी क्या बोल रहा है कि जो Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है पहले उसको पास कराया गया, फिर उसकी इंटेंसिटी मेजर कर ली गई, फिर उसके बाद उसको ग्लास से ढक दिया गया, फिर इंटेंसिटी मेजर की गई तो 50% कम मिली। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पहले जब देखा गया तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू मान लो आई थी। ठीक है, पहले जो भी दिया था आई की वैल्यू आई थी, अब IT की वैल्यू कितने हो गई 50% से घट गया, तो यानी 0.5, 50% यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 50 डिवाइडेड बाई 100 आई, इतने से घट गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमारे पास 0.5 आई। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। चलो अब मुझे आई मैक्स निकाल लेना है। आई मैक्स क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। मैक्सिमम कब आता है, अगर ये मैक्सिमम है इसका मतलब cos फाई की वैल्यू कितनी है, cos फाई की वैल्यू कितनी है 1, cos फाई की वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसको यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये आएगा आपका 0.5 आई प्लस यहाँ पर आएगा ये I1 की वैल्यू कितनी है आई है, तो यहाँ पर आई रखो, यहाँ पर रखो 0.5 आई और यहाँ पर क्या रखोगे +2 अंडर रूट आई मल्टीप्लाई 0.5 आई, cos फाई की वैल्यू 1 है तभी तो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा आई प्लस 0.5 आई 5 आई प्लस 2 अंडर रूट आई को बाहर निकालेंगे 0.5 आई। ठीक है, 0.5 का रूट लेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आई प्लस 0.5 आई प्लस 2 आई मल्टीप्लाई 0.707 के आसपास आता है, 707 के आसपास आता है। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई प्लस 0.5 आई प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक है इतना आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर 1.5 आई प्लस 1.414 आई, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2.914 आई। ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे पास 2.914 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आ गया। तो मिनिमम कब आता है भाई, आई मिनिमम कब आता है, जब आई मिनिमम आता है व्हेन cos फाई जो होता है वो क्या होना चाहिए
-1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? -1 होना चाहिए। तो आई मिनिमम कैसे निकालेंगे भाई हम लोग? आई मिनिमम निकालेंगे आई प्लस, सेम वही प्रोसेस करेंगे, I2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पर -2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ठीक है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी है? I प्लस 0.5I माइनस 2 अंडर रूट 0.5I का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.5I, फिर माइनस, अगर इसको करेंगे तो सेम इतना ही आएगा 1.414, कितना आ जाएगा? I। ठीक है, इसको माइनस करो, 10 में ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपके पास 0, ये आ जाएगा I। ठीक है, ये I मिनिमम हो गया, ये I मैक्सिमम हो गया। अब I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो मुझे निकालना है, तो मुझे निकालना है I मैक्स डिवाइडेड बाई I मीन, I मैक्स डिवाइडेड बाई I मीन। ठीक है, I मैक्स डिवाइडेड बाई I मीन, I मैक्स कितना है? 2.914 डिवाइडेड बाई 0.086। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो लगभग आता है 33.8 के आसपास आता है, अप्रॉक्सीमेट 33.8 आता है। डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यानी कि इसको मैं ले सकता हूं क्या? इसको मैं ले सकता हूं 34:1 में, 34:1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा लगभग 34:1। कॉन्सेप्ट आप पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को इनिशिएट करें। क्वेश्चन को अगर आप इनिशिएट करना सीख जाएंगे तो उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आप अपने आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि बाकी उसके पास बोर्ड मास का जो भी बेसिक मेथड होता है उसी का यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? 2 लॉन्ग स्टेट पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग स्टेडी करंट 10 एम्पियर एंड 20 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 20 एम्पियर रेस्पेक्टिवली अलोंग द सेम डायरेक्शन। क्या है भाई? सेम डायरेक्शन में अलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आगे। यहां पर ये बोला है, ये लॉन्ग करंट कंडक्टिंग कंडक्टर है। यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर है। यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है? 20 एम्पियर है। ठीक है, 20 एम्पियर है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है और डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इनका लेंथ पे देखना है और डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ के इसके 10 सेंटीमीटर पर ही देखना है, यानी इसके 10 सेंटीमीटर पर ही देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर L होता है, तो L अगर उधर जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? μ0, यहाँ पर 4 भी रहता है, μ0 डिवाइडेड बाई 4 रुक जाओ, F इक्वल टू क्या होता है भाई? F डिवाइडेड बाई L इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाई 4 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, अब सबकी वैल्यू मुझे पता है तो F की वैल्यू मुझे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। F की वैल्यू निकालो, म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 तो ऐसे है ही है। I1 की 2 तो यहीं पर आएगा। I1 की वैल्यू कितनी है? 10। I2 की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी है? 20। R की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 0.1 यहाँ भी रख दो, इसको हटा देते हैं इधर से। ठीक है, अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपको के पास क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 2 2 जा 4, 2 इंटू 10 की पावर क्या है? 2 इंटू 10 पावर -7, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर में -5 न्यूटन। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, आपको अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलता है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी 4 इंटू 10 की पावर -5 अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये आपके कैंसिल हो जाएगा, ये तो 3 है, ये भी 3 है, तो आपको ये मिल जाएगा
अट्रैक्टिव, ये कैंसिल हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा कैंसिल आउट। बोलो आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कॉइल सेम लेंथ एंड गिवन टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो क्या है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है भाई? एल। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। अब एल तो सबके लिए बराबर है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड ए। ठीक है, तो यहां पर सबकी वैल्यू हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले ए की वैल्यू निकालेंगे तो एल ए लिखेंगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एल ए। एन की वैल्यू कितनी है? 100। 100 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर में 4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम लोग? 10। सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम लोग इसको मीटर में नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि सबका सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसीलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? 10। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 की पावर में 5। ठीक है, एल बी निकाल लेते हैं। एल बी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 10 के पावर में क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। 2 इंटू 10 के पावर में 3 हो जाएगा। एल सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? एल सी की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 20। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर में 3 आ जाएगा आपके पास। 4 2 जा 8, 10 की पावर 3। अब इसके लिए निकालेंगे, एल डी के लिए निकालेंगे। डी के लिए निकालेंगे आपके पास क्या हो जाएगा? 50 कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10 25 इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 625 इंटू 10 की पावर में 2। तो यहाँ पर पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 की पावर में 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 4। और ठीक है, ये एल डी की वैल्यू आ गई मेरे पास। एल ई की वैल्यू निकालते हैं। एल ई की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग? 15। 75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग? 15 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 75 मल्टीप्लाई 75 कर दें तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा भाई? 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 टू 37। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 49 प्लस 3 52। ठीक है, 5 7 5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 3 2 5 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5 इतना। इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 5 6 2 5। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया भाई? 5 6 2 5 में मल्टीप्लाई 15 का करते हैं। 5 6 2 5 मल्टीप्लाई 15 का करते हैं। क्या करेंगे? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 टू 12, 10 टू 12, 5 6 जा 30, 31 31। फिर 5 5 जा 25 टू 28। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 5 7, 2 1 3, 8 6 14, फिर 2 5 कितना आ जाएगा? 2 5 क्या आ जाएगा? 7 7 1 8 कितना आ जाएगा? 8 4 3 7 5 कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 4 3 7 5। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 8.4 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है वो तो आई ही आई है, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर में चलेंगे। यहाँ 10 की पावर 5 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 10 की पावर में 5, 10 की पावर में 5 यहाँ पर है, 10 पावर 3 यहाँ, 10 पावर 3 यहाँ, 10 पावर 4, 10 पावर 4। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका होगा, ए का सबसे ज़्यादा होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो ए का सबसे ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ई का, ए के बाद ई, ए के बाद ई। ठीक है, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद डी दिया है, यहाँ पे सी दिया, ये कैंसिल आउट, ये तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इतना। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला सेम यही होता है। इसको फॉर्मूला को कैलकुलेट करके जितना आएगा आपके पास उसको रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आया? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या देखते हैं? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग पूछा हुआ है, बहुत बार रॉन्ग पूछता है, इसलिए स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग करके चले आएंगे। ठीक है, जो भी है उसको पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज मैग्नीट्यूड ओनली, ये तो सही है भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो गलत है।
उसमें डायरेक्शन थोड़ी होता है, स्केलर क्वांटिटी। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में न तो चार्ज बढ़ता है न तो चार्ज घटता है। ठीक है, फिर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, ये भी सही है। तो आपको गलत पूछा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट सेकेंड से मैच कराते हैं। तो देखते हैं यहाँ मैच कैसे करेगा भाई, जल्दी से बताओ। इक्विवेलेंट ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एन सेल को इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है इसको। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल, रेजिस्टेंस कोई भी हो, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो सिंपल लॉ फॉलो करता है। अगर सीरीज में रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो सेम ऐसे कर देते हैं। तो मेरे को क्लू यहाँ से मिला, सी का क्या करेंगे हम लोग, ये वाला देख लेंगे, सी का फोर्थ आ जाएगा। और डी का क्या आ जाएगा हमारे पास, डी का फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट। अब सीरीज में अगर करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, जुड़ जाते हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या हो जाता है, ईएमएफ जुड़ जाते हैं। तो यानी इसका मतलब ए का सेकंड हो जाएगा और बी का थर्ड हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 1, ये तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही आपको करना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। When the white light enter in the prism get split into constituent color, this is due to, यहाँ पर क्या बोला है कि एक प्रिज्म लिया हुआ है। क्या बोला है भाई, एक प्रिज्म लिया हुआ है। तो प्रिज्म को मैं बना दे रहा हूँ प्रिज्म। ठीक है, एक को प्रिज्म को बनाया है ऐसे। ठीक है, प्रिज्म ऐसे लिया हुआ है। अब प्रिज्म में क्या क्या है, एक व्हाइट लाइट को इंटर कराया है, यहाँ से व्हाइट लाइट को ऐसे क्या कराया है, इंसिडेंट कराया गया है, इंटर। ठीक है, व्हाइट लाइट को इंटर ऐसे करा दिया गया है, तो यहाँ से जाता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे जाता है ना, तो वो क्या करता है, अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। अलग अलग कलर में क्या होता है भाई, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर अलग कलर बन जाएगा, यहाँ पर अलग कलर बन जाएगा, यहाँ पर अलग कलर बन जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग कलर बन जाएंगे। कुछ ऐसे कलर्स भी होंगे, कुछ ऐसे कलर्स भी होंगे जो बाहर ही नहीं आएंगे, जो बाहर ही नहीं आते हैं, कुछ ऐसे कलर अंदर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, क्यों, हाई डेंसिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल, न डेंसिटी की वजह से थोड़ी होता है। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, कि वो कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर रहेगा और कौन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गलत है, ये वेलोसिटी ऑफ द, ये गलत है। आपको मिल जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपके पास, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द, इतना दिया हुआ है। द एनर्जी ऑफ वेव की एनर्जी हमसे पूछी है, तो कितना वेव की एनर्जी होगी। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, बी वाई इज इक्वल टू, सबसे मैं ये लिख लेता हूं, सबसे पहले यहां पर बी वाई इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, साइन के बाद आया 0.5 × 10⁻3, 0.5 × 10 के पावर में क्या है, 3 है, x है, प्लस 1.5 × 10 के पावर में क्या है, 11t। ठीक है, 11t है। तो हमको क्या पूछा है, इसकी एनर्जी पूछी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओमेगा है, ये क्या है, तो ओमेगा हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2πf इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1.5 × 10 पावर क्या हो जाएगा, 11 मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमको मिल गई, तो यहाँ से हमको f की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, f की वैल्यू मिल जाएगी। तो f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 1.5 × 10 की पावर में 11 डिवाइडेड बाई 2π।
और एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है एच म्यू, एनर्जी कितनी होती है एच एफ, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 10 की पावर में 11, यहाँ पर ये नहीं होगा, चलो इसको आगे ले चलते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई थी 2 पाई एफ इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास क्या आया था 1.5 इंटू 10 पावर 11, 1.5 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा 11, हमको ये मिला है। तो f की वैल्यू निकालो, f की वैल्यू निकालोगे तो 1.5 इंटू 10 पावर में क्या है 11 डिवाइडेड बाय क्या है 2 पाई, ठीक है। और एनर्जी कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू एच एफ होता है, h की वैल्यू आपको दी हुई है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इंटू एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालें हम लोग 1.5 इंटू 10 की पावर में 11 डिवाइडेड बाई 2, इसको 22 डिवाइडेड बाई 7 कर सकते हैं, पाई को 22 डिवाइडेड बाई 7 कर सकते हैं। अगर इसको कैंसल आउट हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3.3, ठीक है। अगर इसको इससे कैंसल आउट करेंगे यार से ये 2 जाएगा, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 0.3, ठीक है। अब 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0.3 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2, इतना ही बचेगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 10 की पावर माइनस 34 है, 11 से घटाएंगे कितना आएगा 10 की पावर में माइनस 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 23। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 के पावर कितना है माइनस 23 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा तो 31 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा माइनस 23। जब माइनस 23 करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आपके कितना मिल जाएगा 1.57 इंटू 10 की पावर में माइनस 23। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, इधर ले जाऊँगा तो 15.7 इंटू 10 पावर माइनस 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15.7 इंटू 10 पावर माइनस 24 के आसपास, ठीक है। ये वाला आ जाएगा 15.7 15.8 कर सकते हैं, इतने जूल आपकी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड द स्क्वायर ऑफ द प्लेट, स्क्वायर ऑफ द प्लेट का कितना है एरिया इतना है, फिर उसके बाद क्या बोला है द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है। तो मैं जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको पहले लिख देता हूँ। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप, यानी आई डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एरिया कितना दिया हुआ है भाई, एरिया आपके पास दिया हुआ है, एरिया आपके पास दिया हुआ है 20 इंटू 10 के पावर माइनस 4, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। अब फाई की वैल्यू कितनी होती है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए होता है, ठीक है, ई डॉट ए। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो इस जो प्लेट है तो प्लेट के एरिया का डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो ई की वैल्यू रखोगे तो 100, ए की वैल्यू कितनी रखोगे 20 इंटू 10 के पावर में माइनस 4 इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सॉरी प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 सॉरी माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 0 तो होगा नहीं, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसकी वजह से ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ जो हमारा प्रिस्टाइन क्लासेस है वो 3 बैचों को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें से ITEP BA BEd एंड ITEP BCom BEd, उसके साथ साथ ITEP BSc BEd है, ठीक है। और इसकी फीस आपको रखी गई सिर्फ
3500 रुपये रखी गई है। फर्स्ट 50 बच्चों के लिए ऑफर भी चल रहा है, जिनके लिए 2450 रुपये पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें इनरोल कर रहे हैं तो आपको क्या लाइव क्लासेस मिलेगा, और रिकॉर्डेड क्लास जब तक आपको एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ में, डाउट सेशन में ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको एग्जाम में बैठने में हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जा करके प्ले स्टोर से वहां से प्रिस्टाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी हो रही है या क्वेरी हो रही है या फिर कुछ आपको सजेशन देना या लेना है तो आप ये दिए हुए नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे मैं बताया वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आसानी से अगर तैयार रहेंगे तो सारा चीज आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।